दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रेलवे के लिए स्पेशल साइंस क्लास में आज साइंस की क्लास नंबर 4 की स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे से कक्षाएं पढ़ रहे हैं, अब फिजिक्स का पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। आज अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, मोशन। और आप लोगों को पता ही है कि मोशन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से रेलवे में से शायद ही कोई शिफ्ट रहती है जिसमें मोशन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। मोशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को मोशन को बहुत ध्यान से समझना है, गति को बहुत ध्यान से समझना है। और हम बहुत अच्छे से, इसमें बहुत काम किया गया है, इसमें बहुत अच्छे से स्लाइड्स बनी है। आपकी विजुअलिटी इतनी अच्छी रहेगी कि चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। इतनी जबरदस्त स्लाइडें बनी हुई हैं। देखिए, देखो, इतने अच्छे से फिगर्स बने हुए हैं, देख पा रहे होगे आप। देखिए, एक एक चीज को हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट किया गया। और एक बात और बता दें कि ये आपको पीडीएफ, इतना शानदार तरीके से ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया सर्च करना है और एक माँ सरस्वती का लोगो लगा हुआ आ जाएगा ऐप। तो उस ऐप पे आपको जाके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल निकल आएगा, खुल जाएगा। उसमें आपका एनटीपीसी बैच 2024-25 शो हो जाएगा। उस बैच के अंदर आप जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट की, इवन साइंस की, मैथ की, और आपको रीजनिंग की और जीके की, सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ वहां अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो इसके लिए आपको रीजनिंग वाले सर ने, गोलू सर ने आपको के लिए डिटेल में समझाया हुआ भी है। तो उनकी क्लास आप देखिए जाके, तो उस क्लास में उन्होंने पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे पहुंच जाएंगे। और फिर और किसी को यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करिए, तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो मोशन, सबसे पहले ये समझो कि मोशन होती क्या है, गति क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, इन स्थितियों को देख पा रहे होंगे, इन चित्रों को देख पा रहे होंगे। ये सभी चित्रों में गति दर्शाई गई है। कुछ समझने की कोशिश करो। देखो, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, फिर यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब इस चीज की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी चीज की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो चीज गति में मानी जाती है। गतियां भी कई प्रकार की होंगी जो कि आगे होती हैं, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। ये देखो, ये पहले रोटेट कर रहा है ऐसे, पहले इधर है कोई चीज, मैं मान लो मैं ये साइन लगा रहा हूं, तो ये अभी इधर है, थोड़ी देर में इधर पहुंच जाएगा। इसके फिगर से आपको समझ आ रहा हो, तो ये भी एक गति है। ये बच्चे को आप देख रहे हैं, इसके पैरों की स्टाइल से सॉरी स्टाइल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बच्चा भी मोशन में है। ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी मोशन में है, गति में है। ये देखो, ये आपका एक तरह से झूला है ये, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि मोशन में है। तो मोशन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक मोशन से रिलेटेड है। देखो, इन चित्रों के माध्यम से मोशन समझ में आ रही होगी कि हाँ ये मोशन। आगे मोशन में क्या है वो देखते हैं। तो गति, अब यहाँ पे गति की परिभाषा लिखी हुई है विद्वत। एक एक बात विद्वत, यह एक निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु की उसके प्रवेश के संदर्भ में स्थिति में परिवर्तन। समझिए आप, निश्चित समयांतराल की में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। मुख्य बात दो है, एक निश्चित समयांतराल में, दूसरी चीज स्थिति में परिवर्तन हो। किसके सापेक्ष? किसी प्रवेश के सापेक्ष उसके। तो इसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे
ये है आपका कोई बिंदु, इसको सापेक्ष बिंदु कहेंगे। अभी हमारी कार यहाँ पे है 12 बजे, ठीक है, फिर 12 बजे यहाँ है, और 1 बजे हमारी ये कार इस बिंदु से आगे यहाँ पे पहुंच जाए। 1 बजे ये कार हमारी यहाँ पे पहुंच जाए, तो आप क्या समझोगे? आप ये समझोगे कि ये चीज गति में है, कार हमारी गति में है। लेकिन यदि 12 बजे भी कार यहीं है और 1 बजे भी कार यहीं हो, इस बिंदु के पीछे ही हो, तो आप क्या समझोगे? यहीं पे स्थित हो, तो आप समझोगे कि ये वस्तु गति में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका परिवेश हो गया, और ये आपका समय का अंतराल हो गया, और ये देखो स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो किसी निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु की उसके परिवेश के संदर्भ में स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि गति क्या है? तो निश्चित समयांतराल, देखो यहाँ हो गया एक निश्चित टाइम पीरियड, उसमें कार प्रवेश से पहले इधर थी, अब प्रवेश की इधर हो गई, तो कार की स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो ये गति में है। गति के कुछ चित्र देखो, स्पष्ट देख पा रहे होगे। ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक, ट्रैक पे जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन की हर समय स्थिति बदलती रहती है। पहले ट्रेन यहाँ खंबे पर थी, अब आगे आ गई है, तो समय बढ़ा, समय में बदलाव हुआ, तो उसकी पोजीशन भी खंबे के सापेक्ष बदल गई, तो ये गति में है। ये देखो मछली गति में है, ठीक है, क्योंकि ये मछली फिश जो है गति में, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी एक गति है, ये कार चल रही है, तो ये भी गति। तो ये गति के कुछ एक्टिविटीज हैं। दैनिक जीवन में चलना, दौड़ना, गाड़ी चलाने जैसी गतिविधियों को में गति स्पष्ट होती है। तो इन सब चित्रों में आपको गति समझ में आ रही होगी स्पष्ट रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्र से इतना अच्छा समझा दिया गया है कि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, तो हमेशा के लिए चीजें आपके साइंस दिमाग में रच बस जाएगी। बस थोड़ी कोशिश करो। अब कोई ये सोचे कि हमें क्लास भी ना देखनी पड़े, हमें क्लास में रहना भी ना पड़े, देखना भी ना पड़े, और हमें आ जाए, तो भैया कैसे आ जाएगी साइंस? तुम खुद सोच के देखो। तुम्हें इतना तो श्रम लगाना पड़ेगा कि आपको हमारी क्लास तो देखनी पड़ेगी, तो श्रम लगाओ, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्लियर? अब देखो आती है गति में एक प्रकार। कौन सी गति? एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते। समान समयांतराल, ये इससे समझो, यहां से समझ में आ जाएगा। वो परिभाषा जो है वो यहां से स्पष्ट हो जाएगी। देखो कार यहां थी पहले 0 मीटर पे, यहां कार थी, 2 सेकंड में यहां पहुंची, कितने मीटर गई? 4। फिर अगले 2 सेकंड में बी पे पहुंची, फिर कितने मीटर गई? 4। फिर अगले 2 सेकंड में फिर पहुंची 12 पे, तो फिर भी कितने गई? 4। तो देखो हर 2 सेकंड में 4 मीटर चलती है। इस 2 सेकंड में भी 4 मीटर, इस 2 सेकंड में भी 4 मीटर, कहे 8 से 12 हुई तो 4 मीटर गई। तो देखो निश्चित समयांतराल है, सब में 2 2 2, और निश्चित ही दूरी है हर जगह 4 4 4। तो निश्चित समयांतराल में या समान समयांतराल में समान दूरी तय हो रही। देखो ये 2 2 2, सभी में समान समयांतराल है, और दूरी का भी अंतर 4 4 4 का आ रहा। तो समान समय अंतराल और समान दूरी तय कर रही, तो इस गति को क्या कहेंगे? कि कार एक समान गति से चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से चल रही है। देखो क्या कितना अच्छे से स्पष्ट हो गया इस स्लाइड से। आप देखो कि 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड समान समय हो गया। 0 से 4 तो 4 मीटर का अंतर, 0 से 4 से 8 तो 4 मीटर का अंतर, 4 से 8 से 12 तो 4 मीटर। समान समय तीनों में और समान दूरी तय करी है, तो इसका मतलब ये गति कौन सी हो गई? एक समान गति हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ये है असमान गति।
असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। इसमें समान समय अंतराल, समय तो समान हो लेकिन असमान दूरी तय करे, दूरी अलग अलग हो जाए, ऐसी गति हो उसको हम असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे, यहां से देखो 2 सेकेंड समय अंतराल, यहाँ 2 सेकेंड समय अंतराल, यहाँ 2 सेकेंड समय अंतराल, तो समय तो सब में 2-2 सेकेंड हो गया। दूरी देखो, यहाँ 1 मीटर चली है, यहाँ 1 से 10 गई तो 9 मीटर चली, यहाँ 10 से 25 गई तो 15 मीटर चली। देखो समय तो सब में समान है लेकिन उस समय में चली गई दूरी अलग अलग है, यहाँ 1 ही मीटर चली, यहाँ 9 मीटर, यहाँ 15 मीटर। तो ये गति कैसी होगी? असमान गति कहा जाएगा। इसको कैसे कहा जाएगा? असमान गति। मुझे लगता है एक समान गति और असमान गति अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। किसी बच्चे को, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छे से हो गई? बिल्कुल जी हाँ, अच्छे से हो गया। तो आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ा जाए। तो बढ़ते हैं। अब आता है विराम अवस्था। ये तो पहले आपको हमने गति के बारे में बताया कि गति में कैसी एक्टिविटीज होती हैं। दूसरी फिर गति के 2 प्रकार बता दिए, एक समान गति जिसमें समय समान हो तो दूरी भी हर बार की समान हो, और एक असमान गति जिसमें समय तो समान हो लेकिन दूरी अलग अलग हो, उतने ही समय में चली गई दूरी अलग अलग हो। अब बात आती है विराम। विराम किसे कहते हैं? विराम हमने बताया क्या, कि जब किसी वस्तु की समय तो बदले लेकिन स्थिति में कोई बदलाव ना हो तो वो वस्तु विराम में मानी जाती है। समय तो बदले लेकिन उसकी, यदि किसी, अब देखो यहां लिखा है बिना किसी गति, यह बिना किसी गति या स्थिति में परिवर्तन की अवस्था को संदर्भित करता है। यहाँ विराम की स्थिति में कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष स्थिर रहती है। मतलब कोई और बिंदु है, ये बिंदु है मान लो ए, और हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पे, तो हम यहीं पे खड़े रहे, समय चाहे कितना हो जाए लेकिन हम यहाँ हैं तो हम यहाँ ना हो पाए, यहाँ ना आ पाए, दूसरी जगह ना आ पाए, यहाँ ना हो पाए, हम यहीं के यहीं रहें, यहीं के यहीं, यहीं के यहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हम विराम में हैं। एक के हम पीछे थे तो यहीं पे जहां थे वहीं पे बने रहे, टाइम चाहे कितना हो जाए, तो हम क्या कहे जाएंगे कि हम विराम में हैं। ये होता है विराम, यानी कि स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, परिवेश के सापेक्ष कोई स्थिति में परिवर्तन ना हो। विराम और गति दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। सापेक्षिक शब्द का मतलब ये तुलना की जाती है किसी परिवेश से, इसलिए सापेक्षिक बोलते, तुलना करने को सापेक्षिक। परिवेश से देखा जाता है, परिवेश से यदि स्थिति बदल रही है तो फिर वो गति है, और यदि परिवेश से स्थिति वही है जहां है, परिवेश की तुलना में कोई वस्तु वही है, तो वो विराम में है। एक वस्तु किसी स्थिति में विराम की स्थिति में हो सकती है लेकिन अन्य स्थितियों में वही वस्तु गति की स्थिति में हो सकती है। कार है, कभी किसी वस्तु में विराम में है और दूसरी वस्तु के लिए कहो गति में हो। इसका उदाहरण हम तुम्हें बताएं ये बात अच्छे से। जैसे तुम बस में बैठे हो, कल्पना करो तुम तो बैठते तो रहते ही हो, तो तुम बस में मान लो बैठे हो, अब बस चल रही है, तो तुम देखते हो कि बस में पकड़ने वाले हत्थे लगे होते हैं, ऐसे आपने पकड़ लिया तो बस खूब चल रही है, लेकिन आप और हत्थे के बीच में कोई गति हो रही है? नहीं, आप ऐसे पकड़े खड़े हैं, जहां हत्था है और हाथ ऐसा है तो ऐसा ही है। लेकिन तो आप हत्थे के सापेक्ष यानी कि बस की तुलना में तो स्थिर हैं, लेकिन आपकी गति में है किसके सापेक्ष?
बाहर वाली दुकानों के। बस से खिड़की के बाहर देखोगे तो उन दुकानों के, उन पेड़ों के जो साइड में लगे होते, उनकी तुलना में आपकी स्थिति लगातार बदल रही है। लेकिन बस के अंदर आप देख रहे हो तो बस के अंदर आपकी स्थिति नहीं बदल रही। आप 63 नंबर सीट, सॉरी, आप 33 नंबर सीट पे बैठे हैं तो 33 नंबर पे ही बैठे हैं। 63 इसलिए नहीं बोला कि 60 सीटिंग का होता ही है ज्यादातर, है तो आप यदि 33 नंबर सीट पे बैठे हैं तो बस में तो 33 ही पे बैठे रहे, वहां मोशन नहीं आपकी दिख रही, लेकिन वही बाहर की वस्तुओं से आपकी मोशन दिख रही है। वही बात ये बताना चाह रहा है क्या, कि एक वस्तु किसी स्थिति में विराम की स्थिति में हो, लेकिन अन्य स्थितियों के लिए वही वस्तु गति की स्थिति में हो। का एक चीज के लाने तो वही चीज विराम में है, लेकिन दूसरी चीज के लिए वही चीज गति में है। जैसे यहां लिख दें, जैसे किसमें, बस पर, बस में बैठा व्यक्ति बस के सापेक्ष, बस के सापेक्ष कैसा है, सापेक्ष विराम में है। लेकिन बस के बाहर की वस्तुओं के लिए, बस की बाहर की वस्तुओं के लिए, बाहर की वस्तुओं के लिए वो चीज काहे में है, वही व्यक्ति गति में है। समझे, वही व्यक्ति किसमें है, गति में है। बस में बैठा व्यक्ति बस के सापेक्ष विराम में है, लेकिन बस की बाहर की वस्तुओं के लिए गति में है। ये बात कहना चाहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ये हटा दो, मच्छर मक्खी बड़ी परेशान कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या बताया गया, ये चित्र देख पा रहे होंगे आप। यदि दो कारें समान वेग से चल रही हैं, अब देखो इसके और उदाहरण अच्छे स्पष्ट कर दिए गए। यदि दो कारें समान वेग से साथ साथ चल रही तो वे एक दूसरे की तुलना में विराम की अवस्था में है। दोनों बराबरी पे चल रही हैं, ये देखो चल रही है, तो देखो इसकी तुलना में करोगे तो जब दोनों की स्पीड बराबर है, ये 50 से चल रही, ये 50 पे बराबर जा रही, तो समय खूब बढ़ता जाए, बदलता जाए, लेकिन दोनों रहेंगी बराबर पे, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसी मानी जाएंगी, विराम में, क्योंकि समय के साथ इनकी स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है। एक के सापेक्ष दूसरे का, एक के हिसाब से दूसरे को देखें, दूसरे के हिसाब से पहले को देखें, तो इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा समय के सापेक्ष। तो वे एक के सापेक्ष दूसरी, दूसरे के सापेक्ष पहली विराम में कही जाएंगी। किसमें, विराम में। परंतु सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे, लगे पेड़ और सड़क पर जा रहे व्यक्तियों के सापेक्ष वे गति अवस्था में है। अब ये कार है, लेकिन आपस में एक दूसरे के लाने तो विराम में हो गई, लेकिन दोनों जा रहे हैं तो साइड वालों के लिए, किसके लिए, साइड में जो व्यक्ति निकल रहे हैं उनके लिए, और जो पेड़ लगे हैं सड़क के किनारे उनके लिए वो गति में है। ये बात है। अगला, अब गति के प्रकार, तो गति की प्रकृति के आधार पे गतियां 3 भागों में वर्गीकृत की गई। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो रैखिक गति, जिसको रेखी गति भी बोलते हैं, दूसरी घूर्णन गति, और तीसरी दोलन गति। कौन कौन गतियां, एक रैखिक गति, घूर्णन गति और दोलन गति। 3 तरह की गतियां होती हैं, रैखिक और घूर्णन और दोलन, 3 तरह की गतियां होती हैं, दोलन। ठीक है, अब आ जाओ, पहले बात करते हैं रैखिक गति पे। किस पे बात की जाएगी, रैखिक गति। तो रैखिक गति क्या है, किसी वस्तु की स्थिर गति
और दिशा के साथ साथ एक सीधी रेखा में गति करने को रैखिक गति कहते हैं। यानी कि दिशा स्थिर गति, किसी वस्तु की स्थिर गति और दिशा के साथ एक सीधी रेखा में गति हो। जैसे ये ट्रेन देख रहे हो तुम, ये सीधी रेखा में गति हो रही और दिशा लगातार इसकी क्या बदल रही है, ऐसी ऐसी हो रही, नहीं सीधी ऐसी जा रही, तो इसको हम रैखिक गति कहेंगे। ऐसा तब होता है जब किसी वस्तु का विस्थापन व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। यानी कि उसका विस्थापन जो होता है, विस्थापन क्या होता है ये आगे हम बताएंगे, अभी इसको ना रखो। अभी डिस्प्लेसमेंट वैसे होता है, ये डिस्प्लेसमेंट समय के समानुपाती होता है। यानी कि एस समानुपाती, या डिस्प्लेसमेंट को डी कह दो, डी प्रोपोर्शनल टू टी। जितना जितना समय बढ़ेगा उतना ही उतना विस्थापन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे और अच्छे से समझाएं, मान लो ये ऐसे सीधी जा रही है, तो यहाँ पे पहले टी समय था, ठीक है, तब ये यहाँ था विस्थापन, ये पे टी समय से t1 हो गया, थोड़ा समय बढ़ गया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब और समय बढ़ेगा, t2 हो गया, तो इसको और बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही। अब समय तो बढ़े लेकिन ये यहीं ऐसे ऐसे होने लगे, ये उतना ना बढ़े, तो फिर इसको हम रैखिक गति नहीं कहेंगे। तो स्पेशल बात तुम्हें ध्यान ये रखनी है कि रैखिक गति जो होती है या ऋजुरेखीय गति, उसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट समय के समानुपाती होता है। यदि समय बढ़ेगा तो उसके विस्थापन भी, उसकी स्थिति में सीधी सीधी जो परिवर्तन होता है वो भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें दिया एग्जाम्पल, सीधी रेखा में चलती हुई रेलगाड़ी, आप देख पा रहे हो, आगे बढ़ जाओ। ये देखो, अब दूसरी गति कौन सी है, घूर्णन गति। कौन सी गति है, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में क्या है, किसी अक्ष या केंद्र बिंदु के चारों ओर किसी वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। कोई अक्ष हो, कोई केंद्र बिंदु हो, एक निश्चित बिंदु हो, उसके चारों ओर की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे जैसे हम तो आपको बताएं कि पंखा देखा है, पंखा, तो फैन जब ऊपर लटकता है तो एक एक वो पाइप होता है जिसपे वो लटका है, वो छड़, उसके चारों ओर वो पंखुड़ियां घूमती रहती हैं उस केंद्र के चारों ओर, तो वो गति कैसी होगी, घूर्णन गति होगी। ठीक है, इसमें वृत्ताकार या घुमावदार पथ शामिल है। तो पथ जानेंगे, ये देखो फैन दिखाई दे रहा है, ये केंद्र है, सेंट्रल है, ये पंखुड़ियां इसी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में देखो घूम रही हैं ऐसे, तो ये किसका उदाहरण हो गया, घूर्णन गति का। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी अक्ष है, पृथ्वी की अक्ष, पृथ्वी अपनी अक्ष पे ऐसी घूम रही, ऐसी पृथ्वी की जैसी अक्ष है तो पृथ्वी ऐसे घूम रही, तो ये तुम्हारी घूर्णन गति हो गई। ये देखिए आप, स्पिनिंग ऑफ व्हील, ये देखो पहिया, यहाँ पे एक सॉकेट वो लगी होगी रॉड नुमा, उस रॉड के को केंद्र मान के ये उसके चारों ओर पहिया घूम रहा, तो ये घूर्णन गति के उदाहरण हो गए। तो घूर्णन गति समझ में आई। रेखीय गति की विशेषता क्या है, समय के साथ उसमें विस्थापन में जो बदलाव है, जो विस्थापन में बदलाव है वो समानुपाती होता है, जितना समय बढ़ता है उतना ही विस्थापन। तो ये हो गया आपका रेखीय गति, और ये घूर्णन गति हो गया, किसी एक निश्चित बिंदु या केंद्र या अक्ष के परता जब चारों ओर वृत्तीय पथ पर या घुमावदार पथ पर कोई चीज घूमती है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। आगे बात करते हैं, अब बात आती दोलन गति। दोलन गति क्या है, यह एक केंद्रीय साम्यावस्था स्थिति के चारों ओर एक पुनरावृत्ति आगे पीछे की गति। इसमें एक साम्यावस्था होती है जिसको नॉर्मल स्टेज बोलते हैं, साम्यावस्था। जैसे ये मार्कर देख पा रहे हो, ये अब इसकी ये साम्यावस्था है, इसको ऐसे हम झुलाएं तो ये इधर जाएगा, ऐसे यूं ऐसे जाएगा, फिर यूं ऐसे आएगा। ये देखो इसमें लिखा दिख रहा है कि ये साम्यावस्था है। ठीक है, अब एक बार तुमने ऐसे खींच दिया, छोड़ दिया तो यहां तक जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो इस
अवस्था के, ये साम्य अवस्था के इधर और इधर, इधर इधर अपनी गति को बार बार दोहराएगा। इस गति को हम दोलन गति कहेंगे। ये देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या कि ये देखो वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग साउंड। ये देखो गिटार होती, गिटार इसमें क्या होते हैं, तार होते हैं। तार ऐसे साम्य स्थिति में है, तुमने ऐसे किया तो तार ऊपर नीचे ऐसे जाते हैं। अब साम्य स्थिति से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे, अपनी गति को बार बार दोहराएंगे। इसे हम दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसमें स्थिति, वेग और अन्य भौतिक राशियों में आवर्ती विचरण शामिल होता है। यानी कि उस पदार्थ की स्थिति भी बदलती रहती है, उसका वेग भी बदलता रहता है, और अन्य भौतिक राशियां भी, उनमें भी परिवर्तन होता है आवर्त रूप से। यानी कि हो गया, पहले इतना था, फिर इतना घट गया, फिर इतना ही हो गया, फिर ऐसे परिवर्तन होता है। ये एक नियमित पैटर्न या चक्र बनाती हैं। ठीक है, कौन सी होगी? दोलन गति। ऋजुरेखीय गति समझ गए, जिसमें सीधी रेखा में चलते हैं, विस्थापन समय के समानुपाती रहता। घूर्णन गति समझ गए, जिसमें एक अक्ष होगा, एक केंद्र बिंदु होगा, उसके चारों ओर वृत्तीय पथ में या घुमावदार पथ में गति होगी, घूर्णन गति होगी। अब आप समझ गए हैं कौन सा? दोलन गति। इसमें एक साम्य स्थिति से इधर उधर, साम्य स्थिति के कभी इस साइड कभी उस साइड, और आवर्त रूप से यानी कि बार बार वही गति होती है, उसको दोलन गति कहते हैं। आगे आ जाओ। अब आता है एक बिमी गति। एक बिमी गति क्या है? ये तो उनके नेचर के, गति के प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की थी। अब यहाँ दूसरे तरह से डायमेंशन के आधार पर गतियों का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक बिमी गति, दो बिमी गति और त्रिबिमी गति। डायमेंशन से यानी कि अक्ष के आधार पर तो तीन तरह की गति, वो नेचर के आधार पर तीन तरह की थी, ऋजुरेखी, घूर्णन और दोलन। और ये डायमेंशन के आधार पे देखा जाए तो ये भी तीन है, एक बिमी, दो बिमी और त्रिबिमी। आप समझे एक बिमी गति क्या होती है? एक बिमी गति, वन डायमेंशनल मोशन क्या है? एक सीधी रेखा पर किसी बिंदु की गति, एक ऐसा हो किसी वस्तु की गति, कोई वस्तु सीधी रेखा में चले, वहां को सिर्फ यह परमिशन हो या तो आगे जा सकत या पीछे आ सकत, इधर उधर नहीं हो सकते हो, तो ऐसी गति एक बिमी गति कहलाएगी। इस चित्र में देख पा रहे हो आदमी, ये देखो ये ब्रिज बना है, आदमी यहां से सीधे जा सकता है या पीछे लौट सकता है, इधर उधर खाई है तो इधर उधर नहीं जा सकता है। तो ये गति कैसी है? एक बिमी गति है ये गति। ये देखो ट्रेन दिख रही है, ट्रेन, तो ट्रेन में क्या है? देखो ट्रेन सीधी जाएगी क्योंकि पटरी पे तो जाएगी, इधर उधर तो जाएगी नहीं, तो देखो सीधी जाएगी आगे, या पटरी पे पीछे ले जाओ, इंजन इधर लगा दो तो इधर ले जाओ, लेकिन आगे पीछे ले जा सकते हो, इधर उधर नहीं ले जा सकते हो। इसलिए इस गति को एक बिमी गति कहोगे। क्या कहोगे? एक बिमी गति। इसका मतलब एक अक्ष पे चलेगा, एक अक्ष, एक लाइन को, सीधी लाइन को एक अक्ष कहते हैं, तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, रहेगा सीधी लाइन में, आगे पीछे हो सकता है, एक अक्ष पे चलेगा, इसलिए इसको एक बिमी गति कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दो बिमी गति। दो बिमी गति में क्या होता है? इसमें एक समतल तल में किसी वस्तु की गति, जिसमें गति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों अवयव शामिल होते हैं। अब देखिए जैसे ऐसा तल है, ऐसी जगह दी जाए, तुमसे कहा जाए चलो, तो तुम ऐसा भी चल सकते हो, सीधे इधर भी, और तुम ऐसे भी चल सकते हो। अब ये तो नहीं कि सिर्फ आगे पीछे चलोगे, आगे पीछे भी, इधर से जा सकते हो आगे पीछे, और इधर भी जा सकते हो आगे पीछे, तो ये गति तुम्हारी टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हो, नाव है, नाव, नाव ऐसी ऐसी भी समंदर को पार कर सकती है, ऐसी ऐसी भी जा सकती है, लेकिन ऐसी आसमान में नहीं उड़ सकती कि यहाँ से ऊपर की तरफ इधर चली जाए, या नाव ऐसी नहीं करेगी कि नीचे घुस जाए। तो ये
अभी किधर किधर जाएगी? अभी या तो ये लंबाई में ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, या फिर ये ऐसे ऐसे चलेगी। ये ऐसे नहीं उड़ सकती है और नीचे नहीं जा सकती, तो ये दो अक्षों पे जाएगी, एक एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। इसलिए इस गति को हम क्या कहेंगे? दो विमी गति कहेंगे। कौन सी गति? टू डायमेंशनल मोशन, दो विमी गति। अच्छे से देख पा रहे होगे ये दो विमी गति का उदाहरण। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखो एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे ऐसे चल पा रही, ऐसे उड़ नहीं पाएगी तीसरी वाली जेड अक्ष पे। हैं? आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, आ जाओ। ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। यहाँ पे क्या है? ये पक्षी की जैसे गति है, ये 3D गति मानी जाएगी। ये क्या है कि ये ऐसे समझना, 3D को हम बताएं क्योंकि बोर्ड पे 3D नहीं बन पाएगा, और बनेगा तो इसको समझना। देखो, ये तुम्हारा हो गया एक्स अक्ष, ऐसा मान लो, और ये ऊपर की ओर हो गया वाई अक्ष, ऊपर नीचे, और ये देखो जेड अक्ष। अब यहाँ मच्छर है, तो मच्छर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, तो एक अक्ष में, ये एक्स अक्ष में भी जा सकता है। मच्छर ऐसे भी उड़ सकता है, तो ये दूसरी अक्ष में भी, और मच्छर सीधा ऊपर भी नीचे भी उड़ सकता है, ऐसे भी, ऐसे उड़ जाए, ऐसे ऐसे, तो ये तीन दिशाओं में जा सकता है। इसलिए मच्छर की गति, पक्षी के उड़ने की गति, ये थ्री डायमेंशनल गति है। अंतरिक्ष में किसी वस्तु की ऐसी गति जिसमें तीन लंब अक्षों एक्स वाई जेड अक्षों के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं, त्रिविमी गति कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बेसिक टर्म रिलेटेड टू मोशन। अब गति से संबंधित छोटे छोटे जो शब्दावली है वो समझ लो, जो शब्दों की जो है, क्योंकि कभी कभी वो शब्द बड़े परिभाषा में दिक्कत करते हैं कि आप जान नहीं पाते हो कि क्या कहना चाहता है। तो उन शब्दों को, क्वेश्चन को समझने के लिए वो शब्दावली समझनी बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि हम बड़ी मेहनत से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अपना लोगों का ये संकल्प है कि इस बार आपको रेलवे में नौकरी दिला के ही मानना है। तभी तो भागीरथ बैच में आप चारों क्लासें पढ़ रहे हैं। रेलवे में देखो चार ही चीजें मुख्य रूप से आती हैं, मुख्य रूप से क्या, चारों से पूरा सिलेबस बनता है? तो मैथ आनी है, मैथ भी आप पढ़ रहे हैं, जीएस आनी है तो जीएस भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस स्पेशल भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपको सब कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक आप लोगों से लेकिन निवेदन है हमारा, एक छोटा सा निवेदन ये है कि अपने भाई को, अपने सर को थोड़ा सपोर्ट करो। जब हम लोग आपका मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम बिल्कुल सच्चाई से बोल रहे हैं, हमें लालच है इस बात का कि थोड़ा आप सपोर्ट करें। क्योंकि जब हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप इतना कर सकते हैं। आप ये हमारी क्लास को अपने साथियों तक, अपने ग्रुप्स में शेयर एक बार करें, शेयर करें। लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत लोगों को समझ आएगी, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन आप, इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, ठीक है? तो इतना आप लोग करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग ऐसे लोग हैं जो अपने से बड़ों का, अपने गुरुओं का, जो आपके लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट जरूर करेंगे। आप इतने तो कृतज्ञ होंगे ही होंगे, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। क्या? कि गति के से संबंधित मूलभूत शब्दावली। अब गति के बारे में शब्दावली देखो। संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु क्या है? संदर्भ बिंदु क्या होता है उसको पहले समझो। संदर्भ बिंदु यह एक निश्चित स्थान या निश्चित बिंदु जिसका उपयोग किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति या गति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हर बार तुम देख रहे होगे, अभी पीछे जब हमने गति बताई, एक हम बिंदु बनाते थे और ये कहते हैं ये हमारी कार इस बिंदु के पीछे है, इस बिंदु से आगे है, ऐसा करते हैं
हमारी कार इस बिंदु के पीछे है, इस बिंदु के आगे। बिंदु से हम अपनी कार की स्थिति बता रहे थे। तो इस बिंदु को ही संदर्भ बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को ही क्या कहोगे? संदर्भ बिंदु कहोगे। जिससे किसी वस्तु, जो गतिशील वस्तु है, उसकी जिससे तुलना की जाए कि इस स्थान की तुलना में, इस बिंदु की तुलना में ये आगे थी कि पीछे थी कि बराबर है, जिससे तुलना की जाए, उस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे आती है स्थिति। स्थिति क्या होती है? यह अंतरिक्ष में किसी चयनित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के निश्चित स्थान और निर्देश बिंदु को स्थिति कहते। यहां आप देख पाए कि ये संदर्भ बिंदु हो गया, ये हमने कार जहां बनाई ये स्थिति हो गई, और ये हमने कार यहां बनाई तो अब कार की स्थिति ये हो गई, ये स्थिति हो गई। तो स्थिति समझ गए किसको कहते हैं? कि उन स्थितियों को जहां पे वो वस्तु थी और फिर जहां पे वस्तु वो पहुंच गई, उसको हम स्थिति कहते हैं। ठीक है। अब पथ की लंबाई। पथ की लंबाई क्या है? इसे किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को के रूप में परिभाषित। जैसे तुम यहां से यहां तक चले कि नहीं चले? यहां से यहां तक चले, यहां से यहां तक चले कि नहीं चले? तो ये पथ की लंबाई जो है, इस स्थिति से इस स्थिति में पहुंचने के लिए जो तुमने ये संरचना कवर की, इसकी लंबाई को पथ की लंबाई कहेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। ये आपका संदर्भ बिंदु हो गया और ये आपकी क्या हो गई? पोजीशंस, स्थितियां हो गई। और दोनों स्थितियों को एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचने के लिए आपके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को पथ कहेंगे। पथ की लंबाई, आपके द्वारा तय किया गया रास्ता पथ की लंबाई कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब यहां दूरी की बात करें, दूरी की, डिस्टेंस। अब गति से संबंधित मूलभूत शब्दावली में चल रही दूरी क्या है, अब यहां हम दूरी को परिभाषित कर रहे। तो यह दो बिंदुओं के बीच कुल लंबाई की माप है। दो बिंदुओं के बीच जो टोटल लंबाई है उसको दूरी कहते हैं, जिसे आमतौर पर किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ के साथ नापा जाता है। आमतौर पर किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के साथ नापा जाता है। अब जैसे देखो, ये तुम्हारा ये बिंदु था ए, यहां से रास्ता तय करके गप्पू जी आपके इस रास्ते से चल के बी पे पहुंच गए। तो ये पूरे रास्ते की ये जो लंबाई है, लंबाई, इसी का नाम डिस्टेंस है। इसी को हम दूरी कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी बिल्कुल सीधी भी हो सकती है और दूरी तिरछी बिरछी भी हो सकती है, लेकिन रास्ता जहां जहां तुम गए हो, जो जो तुम्हारा रास्ता है, वो सब नापा जाए, वो रास्ते की लंबाई को दूरी कहते। गप्पू जी यहां से चले हैं यदि और सीधे चलते हुए यूं 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 यहां पहुंचे, तो इसको पूरे को नाप लो। यही गप्पू जी द्वारा तय की गई दूरी है या कुल लंबाई है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन को समझो। विस्थापन और दूरी में थोड़ा फर्क है। जैसे यहां आप देख पा रहे होगे कि यहां से जैसे गप्पू जी चले और यहां से चल के रास्ते में चल के यहां अपनी ससुराल में पहुंच गए। ठीक है। तो रास्ता जो तय किया गप्पू जी ने, जो गप्पू जी ने रास्ता तय किया है, यहां से गए गप्पू जी, ये आपके गप्पू जी हैं, गप्पू जी, ठीक है, ये गप्पू जी हैं। ये इन्होंने रास्ता यहां से तय किया, यहां से। तो इस पूरे को नापोगे, इसको तिरछा मिर्चा सब नापोगे, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन ये जहां से चले हैं अपने घर से और अपने ससुराल तक की, ये सीधी दूरी नाप दोगे, बिल्कुल सीधी सीधी,
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। इसी तरह से जैसे ये देखो, ये ए बिंदु है, ये देखो गप्पू जी बैठे हैं, ये पहले यहां से इस घर में गए बी पे, बी से इस घर से फिर यहाँ पे गए सी पे गए। तो इन्होंने जो रास्ता तय किया, अपनी साइकिल से ये जा रहे, तो इन्होंने कितना रास्ता तय किया? 4 और ये 3, तो 4 और 3, ये 4 3 7, ये तुम्हारी हो गई दूरी। तो गप्पू जी ने तय की कितनी दूरी? 7 दूरी हो गई। लेकिन ये सीधी ए से सी तक, यानी कि पहले वाले स्थान से और अंतिम स्थान की सीधी दूरी देखी तो ये 5 थी सीधी। तो 5 क्या हो जाएगा गप्पू जी का? ये 5 जो है ये विस्थापन हो जाएगा। तो दूरी क्या होगी? कितनी है? दूरी तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है। जितना रास्ता तय किया टोटल, उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता? तय चले गए मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दो नहीं, क्या बता रहे थे? सॉरी, दूरी क्या होती है? तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की, पहले और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी सीधी लंबाई, वो विस्थापन कहलाती है। अब समझिए, प्रारंभिक बिंदु ठीक है ए था, और अंतिम बिंदु ठीक है सी था, तक किसी वस्तु द्वारा तय किया गया सबसे छोटा पथ, देखो बिल्कुल सीधा करोगे तभी तो छोटा आएगा, तो सबसे छोटा पथ क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन बराबर कैसे निकालते हैं? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। जैसे ये है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब हम यहां से चले, यहां तक पहुंचे, तो अंतिम बिंदु कौन है? 5, अंतिम बिंदु 5 5, और प्रारंभिक बिंदु 3। तो 5 में से 3 घटा दो तो विस्थापन हमारा कितना आ गया? 2। तो विस्थापन ऐसे निकाला जाता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको दिशा से डिनोट करते हो। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है विस्थापन। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो है, विस्थापन का मात्रक, मच्छर बैठा हुआ है, हाँ। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। क्योंकि मान लो हम यहाँ खड़े हैं, अभी देखो, आप देख पा रहे होगे कि हम यहाँ खड़े हैं, बोर्ड के बिल्कुल किनारे खड़े हैं, और हम यहाँ से ऐसे आके सीधे अब इस साइड पे हो गए। तो हम यहाँ से 4 मीटर चले, तो हमें बताना है कि हम 4 मीटर विस्थापित हो गए। तो तुम क्या जान पाओगे कि हम बोर्ड के उस किनारे थे तो कहाँ पहुंच गए? कहीं यहां से हो सकता है हम 4 मीटर का इधर चले गए होते, हो सकता है इधर का आगे चले गए होते। ठीक है। तो इसके लिए हमें पूरी स्थिति बतानी है, विस्थापन बताना है, तो हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। कहना पड़ेगा कि हम किनारे पे थे बोर्ड के इस साइड पे, और उससे हम 4 मीटर किधर चले गए? 4 मीटर हम उत्तर में चले गए, उत्तर दिशा में। तो हमें 4 मीटर कहना पड़ा और दिशा भी बतानी पड़ी। तो जहां पे तुम्हें हमने बताया था, जहां परिमाण भी बताना पड़े और दिशा भी बताना पड़े, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। इसका मात्रक वही रहता है, जो दूरी का मात्रक वही पे विस्थापन का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या है? मीटर है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, शून्य नहीं होती। और विस्थापन में दिशा होने की वजह से विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी, और जीरो भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ चाल पे।
अब आ जाओ चाल पे। यहाँ पे थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि दूरी पे पहले चर्चा होनी चाहिए थोड़ी और, तो थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। क्या? विस्थापन हमेशा, जो विस्थापन होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा दूरी के या तो बराबर होगा या दूरी से कम होगा। विस्थापन का परिमाण कभी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। विस्थापन दूरी से छोटा रहता है या फिर दूरी के बराबर रहता है। इसको ds कहते हैं। तो ds हमेशा छोटा रहेगा या दूरी के बराबर, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और विस्थापन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव भी है विस्थापन, और निगेटिव भी है। शॉर्ट में लिखे दे रहे, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। और विस्थापन तुम्हारा जीरो भी है, जीरो भी है। विस्थापन तीनों है, तीनों है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, और दूरी हमेशा पॉजिटिव है। विस्थापन सदिश है, लिखा था स्लाइड में। विस्थापन कैसा है? सदिश है। इसमें परिमाण दिशा दोनों चाहिए। दूरी अदिश होती है। दूरी कैसी होती है? अदिश होती है, अदिश। ठीक है, ये बात थी। आगे बढ़ो। अब आता है चाल। चाल, तो चाल बराबर स्पीड, किसी भी दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, यानी कि जितना स्थिति में बदलाव आया, जितनी वस्तु ने दूरी तय कर ली, वो दूरी और बटे जितने टाइम में वो दूरी तय की, वो समय। तो दूरी बटे समय को हम क्या कह देते हैं? चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने में दिशा की जरूरत नहीं होती। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी का मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, चाल की विमा क्या होगी? तो दूरी की विमा क्या होती है? L, और समय की विमा क्या होती है? T। M नहीं है, तो M नहीं है तो M को जीरो कर दो। क्या है? विमा में तीनों चीजें ली जाती। अब M है नहीं तो M की पावर जीरो, L की पावर 1 और T की पावर -1। तो इसकी विमा क्या हो गई? L m0 LT-1। कभी कभी M नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जीरो है, तो LT-1 भी हो जाएगा। ठीक है, ये धनात्मक शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी। यहाँ एक बात और बता दे कि दूरी भी पॉजिटिव हो सकती है और शून्य हो सकती है, जीरो। दूरी ना चले तो जीरो, लेकिन दूरी निगेटिव नहीं हो सकती। ये इसमें दो आएंगे, ठीक है, इसमें तीनों होंगे। उसी तरह से इसमें चाल में धनात्मक होती है क्योंकि चाल दूरी से बनी है, तो चाल धनात्मक होगी, शून्य होगी, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल का देखो एक उदाहरण दिया गया है। क्या? एक कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या है? कार 10 घंटे में जाती है 500 किलोमीटर, तो चाल हमें चाहिए, तो चाल के लाना ऊपर दूरी लिखो। दूरी 500, समय कितना? 10, 0 0 काट दी, तो कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या हो गई? चाल हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चाल के प्रकार। ये हम बता ही चुके थे, एक समान और एक असमान। ये रिपीट हो गई ये स्लाइड, तो आगे बढ़ जाओ। अब आगे आता है औसत चाल। औसत चाल क्या है? इसे एक समान चाल के रूप में परिभाषित किया जाता है जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय का अनुपात लिया जाता है। कुल दूरी बटे कुल समय, तो उसको हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। देखो उदाहरण से समझो। सैम की औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत चाल। पहले वो कितना जाता है? पहले वो 200 मीटर जाता है, 200 किलोमीटर, 4 घंटे में। कितनी देर में? 4 घंटे में।
ठीक है, कितनी देर में? 4 घंटे में। बाद में 160 किलोमीटर जाता है। कितना? 160 किलोमीटर। कितनी देर में? 4 घंटे में। हमने औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया? कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी हो गई टोटल? एक तो 200 हो गई और एक हो गई आपकी 160। 200 और 160, तो टोटल दोनों को जोड़ लो, कुल दूरी। तो 200 प्लस 160 बटे कुल समय कितना हो गया? तो पहले भी 4 घंटे था, 4 घंटे, 4 घंटे, और अब भी 4 घंटे है। दूसरा समय भी 4 घंटे है, ये लिखा हुआ। तो 4 4 8, तो 360 बटे 8, तो 45 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा? 45। तो ये 45 किलोमीटर पर आवर आपकी औसत चाल होगी। आगे आते हैं, ये आओ। अब तत्व क्षणिक चाल क्या होती है? तत्व क्षणिक चाल, तो किसी वस्तु किसी निश्चित क्षण में असमान चाल से चलती हुई किसी वस्तु की गति को कोई निश्चित टाइम पे एट पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई असमान चाल से चलती हुई वस्तु की गति को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। यहाँ आओ वेग पे, ये इंपॉर्टेंट है। वेग क्या होता है? समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है, समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो ऊपर विस्थापन में परिवर्तन लिखना, नीचे समय में। यह कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कैसी? सदिश। इसका मात्रक देखो, विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ विस्थापन का मीटर हो जाएगा, यहाँ समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा वही होगी जो चाल की होगी। काय चाल में दूरी बटे समय था, तो दूरी भी मीटर और समय भी मीटर, तो एल टी माइनस 1, तो यहाँ एल टी माइनस 1। लेकिन चाल क्या था कि चाल धनात्मक थी, शून्य थी, ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन ये वेग है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। ये तीनों होता है। काहे? ये विस्थापन से बना है और चाल दूरी से बनी है, इसलिए वो दो ही होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब वेग के प्रकार पे आओ। तो वेग, एक समान वेग, जब किसी वस्तु की ऐसी गति हो जिसमें एक समान समयांतराल में समान विस्थापन हो। जैसे वहां उदाहरण बताए थे, समान समय में 2-2 सेकंड में दूरी 4-4 मीटर चलता था। ऐसे ही यहाँ कह रहा समान समय में विस्थापन भी समान हो, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। इसका मतलब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन किए बिना वो एक सीधी रेखा में स्थिर गति करता है, तो एक समान वेग कहलाता है। यदि समान समयांतराल में असमान विस्थापन हो तो उसको असमान वेग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको दूसरे हिसाब से कह दो तो वस्तु स्थिर दर से नहीं चलती, एक जैसी धार से नहीं चलत। कहो तो एकदम अब स्लो से एकदम धीमे धीमे बढ़त चली जाए, या एकदम तेजी चल रही हो, धीमे 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 गिरत चली जाए, स्लो हो चली जाए। तो ये होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो असमान वेग है, और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो समान वेग है। अब आते हैं औसत वेग। जैसे वहां औसत चाल थी तो कुल दूरी बटे कुल समय था, यहाँ कुल विस्थापन बटे कुल समय है। ठीक है, अब आओ तत्क्षणिक वेग। किसी क्षण किसी कण का वेग होता है, उसको तत्क्षणिक। मान लो 12:01 पे कण को वेग है 60 मीटर प्रति सेकंड, तो फिर वो तत्क्षणिक वेग कहलाए। चाहे वो 12:02 पे बदल जाए, लेकिन वो तत्क्षणिक वेग का होगा 12:01 पे, जो है वो तत्क्षणिक वेग हो गया। अब त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को, वेग में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। यहाँ देखो, ये देखो वेग में परिवर्तन, ऊपर डीवी है और नीचे समय में परिवर्तन। यानी कि जैसे 10 सेकंड में समय 10 सेकंड लो, वह 10 सेकंड में वेग पहले 20 मीटर, समय तुमने लो 10 सेकंड,
और 10 सेकंड में मान लो वेग पहले 20 मीटर पे सेकंड है, तो अब होगा 60, तो 40 बढ़ गो, तो आप 40 में 10 को भाग दे दो तो त्वरण का आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ वेग में परिवर्तन चाहिए तो कैसे निकले हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये वेग परिवर्तन होगा बटे समयांतराल। त्वरण भी एक सदिश राशि है। देखो विस्थापन सदिश है, विस्थापन से बनो है वेग, वेगु सदिश है, वेग से बनो है त्वरण, तो जब वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और विमा में क्या हो जाएगा, LT-2 होती है। ये विमाएं हमने पहली क्लास जो है विमा और मात्रक वाली वो बहुत अच्छे से समझाई है, विमा निकालना बताया है, तो उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वो क्लास जिन बच्चों ने अटेंड नहीं की है, पहले टॉपिक की पहली क्लास, उसको जरूर अटेंड करो, ठीक है। आगे आगे देखो त्वरण, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, मान लो अभी 12 बजे हैं, ठीक है, और वेग है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और हम 12 बज के 10 सेकेंड पे हमारा वेग हो जाता 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहां हमारा समय बढ़ने से वेग बढ़ रहा है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे, ठीक है, धनात्मक त्वरण कहोगे। यदि ऐसा होता कि यहाँ 12 बजे वेग 20 था और 12 बज के 10 सेकेंड पे वेग रह जाता 5, तो उसको समय के साथ वेग घट रहा होता, तो इसको ऋणात्मक त्वरण होता, तो वहां ऋणात्मक त्वरण को होता, और उस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। देखो उदाहरण से समझाया गया है। एक स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग तक जाता है। पहले 10 था, पहले कितना था, 10, ठीक है, 10, और फिर 4 सेकेंड में कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। तो देखो वेग बढ़ गया 4 सेकेंड में, तो कितना बढ़ गया, तो 20 हो गया, और पहले 10 था, तो अंतिम 20 हुआ, प्रारंभिक 10 था, तो 10 बढ़ गया, 20 में से 10 घटाओ, 10 बढ़ गया, कितनी देर में, 4 सेकेंड, 4 का भाग दो, तो त्वरण कितना आ गया आपका, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण होगा। ये त्वरण निकाला जाता है इस तरह से। आगे आ जाओ, एक समान त्वरण है। देखो जब समान समयांतराल में समान वेग की मात्रा बढ़ता है, जैसे अभी यहाँ समय शुरू हुआ है 0, ये वेग है 30 मीटर पर सेकेंड, समझिएगा बात को। अब 10 सेकेंड बाद इसका वेग हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगले 10 सेकेंड बाद 20 सेकेंड तक, तो 20 सेकेंड में इसका वेग यहां हो गया तुम्हारा, बहुत मच्छर चला रहे हैं इसको, ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम अपने प्यारे बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, हम अपने प्यारे बच्चों को पढ़ाने आ रहे, मच्छर भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। उन्हें भी बहुत हौस लग रही है आप लोगों को पढ़ाने में। देखो बताओ, आपके लक्ष्य को दिलाने के लिए कितने लोग प्रयासरत है। मच्छर भी ये बहुत देर से परेशान है, और ये भी बार बार पैनल को चला जाता है, ये भी कह रहा लाओ हम भी कुछ बता दें सर जी, इन बच्चों की सफलता में थोड़ा तो श्रम हमारा भी शामिल हो जाए, इन पे जब वर्दी चढ़े, जब ये ASM और SM बने, तब ये हमें भी याद करें कि हमें एक नीरज सर की क्लास में एक मच्छर भी पढ़ाने आता था, उसका भी योगदान है हमारे सफलता में। याद करोगे, आपकी सफलता में इस मच्छर का भी बहुत योगदान है, बार बार पैनल चला रहा है। तो देखो 0 समय है, तब वेग मतलब टाइम अभी हम शुरू किए हैं, टाइम शुरू किए हैं, तब वेग कितना था,
30 मीटर पे सेकेंड। 10 सेकेंड बाद वेग कितना हो गया? 50 मीटर पे सेकेंड। फिर 10 सेकेंड और बढ़ गए, तब वेग हो गया मान लो आपका कितना? 70 मीटर पे सेकेंड। तो देखो हर 10 सेकेंड के अंतराल, यहाँ 10 सेकेंड बढ़े तो यहाँ भी 10 सेकेंड बढ़े, तो इस 10 सेकेंड में यहाँ देखो 20 बढ़ा और यहाँ पे भी 20 बढ़ा। तो देखो समान समयांतराल में वेग समान बढ़ रहा है, इसको एक समान त्वरण कहोगे। इसको क्या कहोगे? एक समान त्वरण कहोगे। क्लियर है? अच्छा, यह किसी पिंड का त्वरण असमान तब कहा जाता है जब उसके वेग में समान समयांतराल में असमान 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 मात्रा में परिवर्तन हो। अब यहाँ 10 सेकेंड समय होता, यहाँ 20 बढ़ा था, और यहाँ अगले 10 सेकेंड में ये 50 से 80 हो जाता, 30 बढ़ जाता, तो हम इसको क्या कहते? असमान त्वरण कहते। कैसा त्वरण? असमान त्वरण कहते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तत्क्षणिक त्वरण। ये कोई बात नहीं है, निश्चित समयांतराल के दौरान वेग में परिवर्तन के अनुपात को, ये कोई मतलब नहीं है। औसत त्वरण है कुल वेग में परिवर्तन। जैसे औसत चाल क्या थी? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग क्या था? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ऐसे ही औसत त्वरण क्या है? कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय। ये औसत त्वरण हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। ये देखिए, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को समझिए, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तो ये चैप्टर में, अभी इस चैप्टर की थ्योरी है, हम थ्योरी समझा रहे हैं। आनंद आपको तब ज्यादा आएगा जब ये क्लास इसकी अगली वाली होगी, जिसमें न्यूमेरिकल होंगे। जिसमें क्या होंगे? न्यूमेरिकल होंगे। तो वो आप जब करोगे, उसमें क्वेश्चन जब होंगे, तब क्वेश्चन से को आप हैंडल करोगे, तब आपको जो अद्भुत आनंद मिलेगा, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसका कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले समझो, क्योंकि यदि थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में कमी रह जाएगी तो वो चीजें फिर आपके द्वारा बनेंगी नहीं, वो क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। इसलिए थ्योरी को पूरा समझो। क्या कह रहा है? और एक बात बता दें कि आप जितना बेहतर साइंस समझ रहे हैं, इतना बेहतर शायद कोई समझ रहा होगा। हजारों लाखों लोग हैं जो पाखंडी बने हैं, लेकिन आपकी तरह शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि आप वीडियो में यहाँ तक आ रहे हैं, आप हमारी क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हैं और बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हैं। नहीं तो अब तक तो आपका मन विचलित हो गया होगा, आप इधर उधर जब जने कब के गुमराह हो गए होते, कहीं किसी रील में लगे होते, कहीं किसी फालतूपन का मोटिवेशन अपने अंदर ठूस रहे होते। एक एक बात को जानने के लिए फालतू के 50-50 वीडियो तुम देख रहे होते, लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे। इसका मतलब आपकी समझदारी भी उच्च लेवल की है और आपका डेडिकेशन भी उच्च लेवल का है। तो आगे बात करते हैं क्या कि वेग, यहां तक देखो, स्थितियां देखिए। यहाँ स्थितियों में क्या है कि देखो, 1 नंबर यहां डाला तो इसका मतलब ये चित्र 1 नंबर का है। 2 नंबर यहां डाला यानी कि ये बात 2 नंबर की। 3 नंबर यहां डाला, ये बात 3 नंबर को। ये 4 नंबर डाला तो ये 4 नंबर की। ये 5 नंबर है तो ये 5 नंबर। अब इनको कैसे समझोगे, अब हम समझाएंगे। फिलहाल हमने ये चित्र को कोरिलेट करने का तुम्हें पहले बताया। वेग बढ़ता है, वेग कब बढ़ेगा? देखो, वेग कब बढ़ता है, स्थितियां हम तुम्हें अब दिखाते हैं। एक एक बात देखो। ये समय का है लाइन, ये लाइन किसकी है? विस्थापन की लाइन है, डिस्प्लेसमेंट। समय, पहले ये चित्र देखो, सबसे पहले तीसरे नंबर का देखो। समय एक है, एक, विस्थापन भी एक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे हम, यहां पहुंचेंगे। फिर समय पे हम 2 पे पहुंचे, विस्थापन भी हमारा 2 पे पहुंच गया, तो यहां पे हम पहुंचेंगे, यहां पे। समय हम 3 पे पहुंचे, विस्थापन भी हमारा 3 पे है, तो यहां पे जाएंगे, यहां पे। तो ये रेखा
ये रेखा हमें मिलेगी। ये रेखा कब मिलती है? जब समय और विस्थापन एक दूसरे के समान पाती है, यानी कि जितना समय जिस हिसाब से बढ़ रहा उसी हिसाब से, कम ज्यादा नहीं, उसी दर से कौन बढ़ रहा है? विस्थापन बढ़ रहा है ना। जितना जितना समय बढ़ता जा रहा उतना ही उतना विस्थापन बढ़ रहा है। तो यानी कि समय और विस्थापन दोनों एक समान दर से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि वेग समान है। आप समझिएगा, वेग बराबर क्या होता है? ds अपॉन dt, यानी विस्थापन बटे समय। अब देखिए, विस्थापन मान लो पहले 20 था, समय पहले था 10, तो वेग कितना आ गया? 2 आया। अब विस्थापन यहां हमने 30 कर दिया, तो समय भी बढ़ा दिया उसी हिसाब से। 20 का 1.5 गुना 30 है, तो यहाँ 10 का 1.5 गुना 15 कर दिया, तो 15 दूनी 30। तो देखो फिर भी वेग वही रहा। अच्छा, अब ये देखो, 20 का विस्थापन हमने 2 गुना कर दिया 40, समय भी हमने उसी हिसाब से बढ़ा दिया 2 गुना 10 का 20, तो कितना हो गया? 2। तो देखो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि जितना हम वेग बढ़ा रहे हैं, जितना हम समय बढ़ा रहे हैं, उतना ही हमारा विस्थापन बढ़ा रहे हैं। तो फिर वेग का मान क्या हो रहा है? वेग का मान वही का वही प्राप्त हो रहा है हर जगह से। यानी कि ये ग्राफ जो आएगा, ये तब आएगा जब विस्थापन और वेग दोनों समान अनुपात में बढ़ेंगे, समान दर से बढ़ेंगे। यहाँ पे भी 1.5 गुना हुआ, तो यहाँ पे भी 1.5 गुना हुआ। जब समय और विस्थापन दोनों उसी अनुपात में बढ़ेंगे तो ये चित्र आएगा। इसमें वेग कैसा रहेगा? तो बाबूजी वेग इसमें समान रहेगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए। अब दूसरे चित्र पे आओ। दूसरे चित्र में क्या है? यहां देखो, समय अभी तो 0 है, तो विस्थापन भी 0। समय नेक बढ़ा, इतना यहां तक आए, और विस्थापन वाला देखो यहां पहुंच गया, यहां है। समय देखो यहां आ गए, तो विस्थापन इसमें इसके सीध पे यहां आ गया। समय नेक बढ़ पा रहा, ये देखो कितना बढ़ गया। समय देखो यहां आया, ये देखो यहां, तो समय इतना ही बढ़ा, विस्थापन देखो कितना बढ़ गया। तो यहाँ समय छोटा है और विस्थापन ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? घटेगा कि बढ़ रहा है? ये बताओ, वेग घटेगा कि बढ़ रहा है? समय थोड़ा बढ़ता है और विस्थापन तेजी से। तो यहां तुम चेक करो, तो देखो यहां पे लिखे दे रहे हैं, इसके लिए यहां जगह, यहां लिख दे। उसमें तो यहां जगह थी, तो इसमें यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है? v बराबर क्या होता है? ds ओवर dt। अब यहां अभी हमने वेग था 20, समय था 10, तो विस्थापन था 20, समय था 10, तो ये कितना आ गया? 2। अब यहाँ समय, विस्थापन हमने ज्यादा बढ़ाया, समय थोड़ा, विस्थापन हमने 60 कर दिया, 3 गुना कर दिया। समय लेकिन हमने थोड़ा ही बढ़ाया, 15 कर दिया। तो वेग देखो क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ वेग बढ़ रहा है। फिर विस्थापन को हमने और बढ़ा दिया, विस्थापन हमने 100 कर दिया। वेग हमने, समय थोड़ा ही बढ़ाया, समय 20 किया, तो वेग देखो और हो गया। तो यहाँ पे इस चित्र में क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है लगता है, वेग बढ़ता है, पहले में वेग बढ़ता है, यहाँ समय बढ़ रहा है, विस्थापन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, विस्थापन थोड़ा बढ़ रहा। यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है, ठीक है। इसमें तो फिर हमारा चित्र डिस्टरबेंस हो गया पूरा, है, क्योंकि यहाँ पे वेग हमारा क्या होना चाहिए? इसमें विस्थापन देखो, समय थोड़ा बढ़ रहा है, विस्थापन ज्यादा बढ़ रहा है, समय फिर थोड़ा बढ़ा है, विस्थापन और लंबा खिंच गया। तो यहाँ पे ग्राफ हमारा क्या जा रहा है? अच्छा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं ये सही है, ये सही है, थोड़ा बताने में हम गलत कर रहे हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, अब सही है।
समझ में आ गया, थोड़ा हमारा बताने में गड़बड़ होगी। ये देखो अभी यहाँ पे समय थोड़ा है, विस्थापन यहाँ है, फिर समय और बढ़ा, ये विस्थापन और बढ़ा, विस्थापन ये हुआ, अब समय और बढ़ा, विस्थापन ये हुआ, समय और बढ़ा, लेकिन विस्थापन नहीं बढ़ रहा है। देखो यहाँ समय तो बढ़ता जा रहा है, इधर देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन विस्थापन वाला झुकता जा रहा है। समय तो बढ़ रहा है, सीधी रेखा में बढ़ ही जा रहा, लेकिन ये नहीं सीधा जा रहा, ये झुकाव मार रहा, कम होता जा रहा। आगे और समय बढ़ेगा, ये देखो नीचे की ओर और जाएगा, ऐसे और समय बढ़ेगा और नीचे जाएगा। तो ये विस्थापन कम हो रहा समय के साथ। इसका मतलब ds ओवर dt। यहाँ ऐसी बात है कि पहले विस्थापन 20 है, तब समय 10 है। अब विस्थापन बढ़ा 25 ही, समय बढ़ गया 20। ठीक है, विस्थापन बढ़ रहा है कम और समय ज्यादा बढ़ रहा है, और फिर ये विस्थापन बढ़ा ही नहीं 20, फिर घट गया, नीचे फिर आने लगा, घट गया, और समय ये 30। तो इनके मान छोटे आते जाएंगे, इसका मतलब इसमें वेग घट रहा है। इसमें वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। इसमें आओ, इसमें देखो समय थोड़ा बढ़ा तो विस्थापन यहाँ है, समय और बढ़ा, विस्थापन थोड़ा और बढ़ा, समय और बढ़ा, विस्थापन और, समय और बढ़ा, विस्थापन ऊंचा ही होता चला जा रहा, विस्थापन देखो बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा। तो जैसे समय बढ़ता है, विस्थापन भी ऊंचे ही होता चला रहा, तो यहाँ वेग बढ़ रहा है। यहाँ पे वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे आओ, यहाँ देखो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन में कोई फर्क नहीं, ना ऊपर ना नीचे, वो अपने समान है। यानी कि समय चाहे कितना बढ़ाए दो, वो विस्थापन ही नहीं हो रहा, अपनी जगह पे समान है, विस्थापन हो ही नहीं रहा, चल रहा ही नहीं। तो ये कैसा हो गया? विराम का हो गया। ये गति असंभव नहीं है, संभव नहीं है कि समय ना बढ़े और विस्थापन एकदम उड़ जाए, बम फूट जाए। तो बम फूटे तो कुछ समय लगे, तब ही तो विस्थापन हो या कोई वस्तु में। तो ये गति में ऐसा दिखा रहा कि समय बिल्कुल लगा ही नहीं, एकदम विस्थापन है। तो ऐसा नहीं होता, कोई घटना होगी तो समय लगेगा, तो ये संभव नहीं है। तो आपका ये इम्पॉसिबल है। तो आप अब चित्र को समझ पा रहे होंगे। तो वेग बढ़ता है, तो देखो ये पहला वाला वेग, विस्थापन बढ़ रहा है, यहाँ विस्थापन ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए वेग बढ़ रहा है। यहाँ विस्थापन, समय के साथ विस्थापन नीचे जा रहा है, तो वेग घट रहा है। यहाँ ना ऊपर जा रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही ये बढ़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ऐसे, ना नीचे जा रहा है ऐसे। तो ये एक समान है तीसरे वाले। यहाँ पे समय बढ़ रहा, विस्थापन हो ही नहीं रहा, विस्थापन 0 है, ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, ऐसे 0 है, ऊपर नहीं नीचे नहीं कुछ नहीं। तो ये शून्य है, विरामावस्था है। ठीक है, और यहाँ पे ये गति संभव है ही नहीं, असंभव है। तो ये समझ में आ गया ग्राफ। ये विस्थापन समय ग्राफ था। विस्थापन और समय ग्राफ से तुम्हें वेग का पता लगेगा, और वेग और समय ग्राफ से तुम्हें त्वरण का पता लगेगा। क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण a बराबर होता है dv/dt। तो त्वरण के वेग और समय से त्वरण पता लगता है, लेकिन वेग बराबर होता है ds/dt। तो यहाँ विस्थापन और समय के बीच ग्राफ से वेग पता चलता है, लेकिन वेग और समय के बीच ग्राफ से त्वरण। तो बिल्कुल वही चीज है। यहाँ वेग देखो इसमें बढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा, तो त्वरण भी बढ़ेगा। समय के साथ त्वरण वेग घट रहा है, तो त्वरण भी घटेगा। यहाँ देखो समय और त्वरण, समय और वेग दोनों समान रूप से चल रहे, जितना समय बढ़ता जाता उतना ही त्वरण, जितना समय उतना ही त्वरण। तो ये एक समान हो गया। ये वेग, ये एक समान वेग है, यहाँ त्वरण है ही नहीं, त्वरण है ही नहीं, यहाँ एक समान वेग है, वेग एक समान है देखो, और ये गति असंभव है। तो ये आपका त्वरण वाला फैक्टर हो गया। तो ऐसे इनको एक एक करके फिर त्वरण का, वेग और समय का ग्राफ एक एक स्थिति वैसी समझाई है, ये हम बता चुके हैं। जैसा वेग में था वैसे ही त्वरण में है। ठीक है, इसी के साथ ये स्लाइड में आपका यहाँ पे ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई आपकी। किसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई?
ये आपकी मोशन वाले चैप्टर की। मोशन बहुत कठिन नहीं है, एक बार आप समझ लो, और इतने चित्र और इतने डायग्राम अच्छे से बनाए गए हैं और दिखाए गए हैं कि एक बार आपने ध्यान से हमारा लेक्चर पढ़ लिया, अब हमारी पीडीएफ लेके एक बार अपने मन से खुद से इसको कलम कर करके, कलम से ऐसे ऐसे करके समझ लेना, बस मोशन क्लियर। क्वेश्चन जितने भी PYQs आएंगे वो इसमें आगे लगे हैं, वो आपको सॉल्व कराएंगे, आप खटाखट सवाल बनाते जाएंगे, खटाखट आंसर आते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और पढ़ाई में बेटा सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है कि आप ऐसा पढ़ें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यदि कॉन्फिडेंस बन रहा है तो आपका, ये मान लो, आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, टाइम काफी हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही यहीं खत्म करेंगे। और आप लोग, यही उम्मीद है कि आप लोगों को ईश्वर आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाए। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। और साथियों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।